हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम इस समय एनसीईआरटी कक्षा 9 पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहले वीडियो में एनसीईआरटी के समस्त टॉपिक को जो है समरी के फॉर्म में आपको पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पिछला समझ में आया होगा। आगे की इस वीडियो में जो है हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहे हैं उसमें हम अंतिम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि इस बार क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के सारे पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। इसमें जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं उसको आप ध्यान से इसको पढ़िए। तो देखते हैं इसमें हमारे एनसीईआरटी पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ का जो अंतिम वीडियो है, इसके अंतर्गत जो है पहला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर के समझाइए। इसमें समझाना है कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में जो है हम पानी भरते हैं, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, जो पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है, और हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पानी जो है पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद पूरा पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुल जाता है, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वह द्रव के अणुओं के बीच जाकर के जो है क्या हुआ, वो घुल गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले सकते हैं कि अगर हम जो है पानी एक लीटर पानी में जो है हम अगर आधा या 200 ग्राम चीनी को घोल दें तो मुझे चीनी के एक भी अणु या कण इसमें हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं पानी के बीच कोई खाली स्थान है जहाँ पे चीनी जाके भर गई है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच खाली स्थान होता है। इसमें यही चीज़ समझाया गया, पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर समझाया गया, हमने चीनी लेके समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो क्या कारण है, जो गैस में जो है संपीडितता बहुत अधिक होती है और ये बहुत तेज़ फैलती है। अर्थात कि गैस जो होती है वो काफ़ी दूर दूर फैले रहती है, इसीलिए पूरे बर्तन को भर देती है, और इसको दबाएंगे तो ये इसमें संपीडितता होने के कारण ये जो है दब भी जाती है। तो इसी चीज़ को इसको यहाँ पे बताया गया, संपीडितता इसका एक गुण है जिसके कारण गैस पूरे कमरे में फैली रहती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो इसको समझ लेना है। वाष्पीकरण के कारण जो के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। अर्थात कि जो वाष्पीकरण के दौरान जो उसमें जो द्रव के कण वातावरण में आए हुए हैं ये जो है फैले रहते हैं, और ये क्या करते हैं कि आसपास की जो नमी में जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को जो है ये ग्रहण कर लेते हैं, और एक कण जो होते हैं, जो द्रव के जो अणु होते हैं ये ठंडे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आसपास क्षेत्रों में जो है शीतलता आती है। कूलर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कूलर से में जो द्रव होता है, द्रव के फैलाव से आसपास पूरा कमरा जो है ठंडा हो जाता है। आगे चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। उम्मीद करते समझ में आ जाए। इसको हम बता चुके थे पहले कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं, बात यहाँ पे समझाई गई है। ऊर्ध्वपातन क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि कोई ठोस को अगर गर्म किया जाए तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कपूर और नैप्थलीन इसका अच्छा उदाहरण माना गया है। आगे चलते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अगर अध्ययन करना है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला जो कारण है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अर्थात कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी अगर किसी जो द्रव होता है उसकी सतह को बढ़ा दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे समझा देते हैं कि किसी ग्लास में भर करके पानी आप धूप में रखोगे और किसी थाली में भर करके पानी आप धूप में रखोगे तो सबसे पहले थाली वाला पानी सूखेगा, ग्लास वाला पानी नहीं सूखेगा। इसका कारण यह है कि जो थाली में रखा गया पानी है उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया है। आगे चलते हैं। तापमान में वृद्धि। अगर हम जो है किसी पात्र में पानी को भर करके रूम के अंदर अंधेरे बंद कमरे में रख देंगे तो वो बहुत देर में सूखेगा, लेकिन अगर वही पानी को ले जाकर धूप में रख देंगे टेम्परेचर बढ़ने पर वो बहुत जल्दी पानी जो है वाष्पीकरण उसका हो जाएगा और वो पानी सूख जाएगा।
ठीक है। तापमान वृद्धि करने पर भी जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण समझ में आ रहा है ना क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जल की सतह से पानी का भाप बन के उड़ना, यही समझा रहे हैं हम। आर्द्रता में कमी, एक काम ही लिखा गया है, कमी पढ़ा जाएगा। आर्द्रता में कमी, अगर वातावरण में जो आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी होती है, जैसे कि बरसात के मौसम में वातावरण में नमी अधिक होती है, लेकिन जो है गर्मियों के समय में जब काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो वातावरण में जो है नमी कम होती है। तो अगर कि आसपास जो वातावरण में आर्द्रता में अगर कमी रहेगी तो वाष्पीकरण तेज होगा। गर्मी रहेगी तो क्या होता है, वाष्पीकरण तेज होगा। अगर बरसात का मौसम रहेगा, ठंडी का मौसम रहेगा, पूरा पड़ा रहेगा तो वाष्पीकरण जो है, क्योंकि आसपास के वातावरण में आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, इसलिए वाष्पीकरण की गति जो है धीमी हो जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, अगर हम किसी पात्र में पानी भर करके उसको जो है किसी शांत कमरे में रख दें जहाँ की कोई फैन नहीं चल रहा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। लेकिन अगर इसको पंखे के नीचे रख देंगे और काफ़ी देर हवा चलती रहेगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। अर्थात कि वायु की गति में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है बढ़ती है। तो वाष्पीकरण जो होता है उसको हमने समझा दिया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले यहाँ मुख्यतः 4 कारक हैं, उसको भी हमने समझा दिया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है, इसको समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। जो प्लाज्मा होता है, हम इसको पहले ये बता देते हैं कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान कहते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की हमने मुख्यतः 3 अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। जो चौथी अवस्था थी उसको हमने वहाँ पे नहीं बताया था क्योंकि आपके सिलेबस में उतना डिटेल पे था नहीं। तो यहाँ पे जो चौथी अवस्था है उसको पूछ लिया गया है। प्लाज्मा की जो चौथी अवस्था उसका नाम है प्लाज्मा अवस्था, अर्थात कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि संसार में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है सूर्य है, जो कि इसमें लिखा गया है, जो कि फ्लोरेसेंस ट्यूब में भरी हुई हीलियम गैस के कारण जो पदार्थ बनता है उसको भी हम प्लाज्मा कहते हैं। ये भी इसमें लिखा गया है, ये भी बात सही है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल और देंगे, इसमें हम बताएंगे कि जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है ना तो ठोस है, ना तो द्रव है और ना ही वो गैस है। वह किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में है। सूर्य का जो कोर होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है और बाहरी जो क्षेत्र होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। तो जो प्लाज्मा स्टेट होती है वो सूर्य इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना गया। अगर कोई वस्तु न ठोस रहे, न द्रव रहे, न गैस रहे तो उसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। गुप्त ऊष्मा, जिसको कई बार बताया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। गुप्त ऊष्मा फिर से बता देते हैं। गुप्त ऊष्मा क्या होती है तो जान लो कि किसी 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय जितनी ऊष्मा ली जाती है या जितनी ऊष्मा बाहर निकाली जाती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, किसी 1 किलोग्राम एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय जितनी ऊष्मा अवशोषित हो या मुक्त हो, वही ऊष्मा की जो मात्रा है उसे को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जो ठोस होता है उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उसमें ऊष्मा की कहीं आवश्यकता होती है तो कहीं उसका उत्सर्जन होता है, लेकिन 1 किलोग्राम ठोस की बात यहाँ पे हमेशा आएगी, 1 किलोग्राम पदार्थ की बात वहाँ पे आएगी। उसमें अवस्था परिवर्तन जब होगा तो उसमें जो है 1 किलोग्राम ही बात आएगी। तो 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा अवशोषित हो या जितनी ऊष्मा जो है ली जाए अथवा ली जाए, अवशोषित भी हो और अथवा उसमें उत्सर्जित भी हो, दोनों में से मतलब कोई भी हो, वो जो है क्या कहलाएगा? उसकी प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है कि मतलब सीधी सी बात है कि किसी द्रव का जो है उसके 1 किलोग्राम द्रव का जो है उसके क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में बदलने पर जो है जितनी ऊष्मीय ऊर्जा जो है आवश्यकता होती है वही उसकी जो है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। वो तो चाहे जिसकी बात, चाहे गलन की गुप्त ऊष्मा पूछें, चाहे संगलन की गुप्त ऊष्मा पूछें, चाहे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पूछें, जितना भी अवस्था परिवर्तन के लिए जितना जो है पूछा जाता है, आप समझ लो कि हर जगह जो है परिभाषा वही 1 किलोग्राम ठोस का अवस्था परिवर्तन की बात रहेगी। घुमा फिरा करके परिभाषा को लिखना वही है, लेकिन अपने शब्दों को थोड़ा हेर फेर कर लेना है। अगला चलते हैं, संघनन क्या है? संघनन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे संघनन कहते हैं। बादल जो होते हैं वो वाष्प के रूप में पहले रहते हैं। जब वाष्पीकरण होता है समुद्र से या नदियों की सतह से पानी वाष्पीकृत होकर के वातावरण में जाता है तो वाष्प के रूप में रहता है, वो छाया रहता है, टहलता रहता है। लेकिन जब बारिश होनी होती है तो बारिश उसी क्षेत्र में होती है जहाँ थोड़ा ठंडा का एहसास होता है।
तो जो बादल के जो बूंदें होती हैं, जो वाष्प होते हैं, उसका संघनन होने के पश्चात जो है बूंदों के रूप में पानी बाहर नीचे ज़मीन पर आता है। अर्थात कि संघनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जो है वाष्प जो होता है वो संघनित होकर के द्रव में बदल जाता है, उसे हम संघनन कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्यों? हम आपको बता देते हैं कि कोई भाप से जले ज़्यादा दर होता है, लेकिन द्रव से उसी तापमान पर द्रव से जलने पर उसमें जो है कम जलन होती है। आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी को उबालते रहिए, उसकी भाप से जलने पर ज़्यादा कष्ट होगा। तो आपको बता दें कि जो वाष्प होती है उसमें जो है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वाष्प होती है जब वो बन करके ऊपर उड़ती है तो आसपास के क्षेत्रों से जो है वो जो उसका निकला हुआ जो प्रसुप्त ऊष्मा होती है उसको भी वो अवशोषित कर लेती है। अर्थात कि द्रव के द्वारा जो निकली हुई प्रसुप्त ऊष्मा होती है उसको अवशोषित करने के कारण जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी चीज़ को इसमें समझाया गया है। गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है? यहाँ पे समझना है गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो गलनांक मतलब वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसे हम गलनांक कहते हैं, और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। पिघलना और उबलना दो चीज़ें होती हैं। ठोस का गलनांक होता है, द्रव का क्वथनांक होता है, हमेशा याद रखो इसको। अगला है 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। पहला कपूर, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा अमोनियम क्लोराइड। 3 ऊर्ध्वपातित पदार्थ है जिसको हम बार बार बता चुके हैं कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें जो है कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर या जलाने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में परिवर्तन उसका ना हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहेंगे। जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड दिया गया है। तो आज का जो ये चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ कक्षा 9 का जो चैप्टर पार्ट 1 है, आज यहाँ पे क्या हुआ? वो एंड हुआ, समाप्त हुआ। ये चैप्टर का अंतिम पॉइंट था। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट लेकर के हैं जो पार्ट 2 है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, इसके संबंध में जो है हम